हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए चेन्स आर बाउंड बाई, डीएनए की श्रृंखलाएँ बंधी होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए क्या है? तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। अब जो डीएनए है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से इसके दोनों हेलिक्स जुड़े हुए होते हैं। इसमें एक 5' होता है और एक 3' होता है। 5' to 3' और 3' to 5', यानी कि ये एंटी पैरेलल होते हैं। और जो ये हेलिक्स हैं इन पर क्या होते हैं? यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं और ये एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं। इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें ये पूछा है कि ये जो दोनों हेलिक्स हैं ये किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हाइड्रोजन बॉन्ड से जो डीएनए की चेन है वो जुड़ी हुई रहती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को ग्रो करने में उनको हेल्प करते हैं उन्हें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब जो ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी प्लांट्स को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये क्या हैं? ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? तो देखिए, आयरन, जिंक, मैंगनीज। अब देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Ma, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। और जो मैंगनीज है जिसका सिंबल क्या है? Mn है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। याद रखिएगा। इसके बाद बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, आयोडीन, निकिल और इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि वेनेडियम और स्ट्रांसियम। ये सब किस में आते हैं? ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। बोरोन जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट ही इसमें पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोरोन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बिन इज। थ्रोम्बिन का काम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, थ्रोम्बिन क्या है? तो थ्रोम्बिन जो है ये एक एंजाइम है। क्या है? ये एक एंजाइम है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये एंजाइम करता है जिसका नाम है थ्रोम्बिन। और ये किस में, ये जो प्रोसेस है ये किस में हेल्पफुल होती है? तो रक्त का थक्का बनने में, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होती है ये जो प्रोसेस है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। फाइब्रिन जो है ये एक नेट जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसी? नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके से। और ये क्या काम करता है? अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो जो ब्लड होता है उसको क्लोट करने का काम करता है। तो थ्रोम्बिन किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच फील्ड इज द प्रिट्जर प्राइज गिवन। प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिट्जर पुरस्कार जो है ये किस में दिया जाता है? ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो शिकागो के
प्रित्जर परिवार ने अपना जो हयात फाउंडेशन था उसके माध्यम से इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। तो इनमें से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो ये है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स जो है ये भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है। कहाँ पर स्थित है, तो ये केरला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये केरला में स्थित है। और ये एक जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट है। जो कार्डमम हिल है ये वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वॉज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, नाबार्ड की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और किस समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी, तो बी शिवरामन कमेटी, शिवरामन समिति की संस्तुति के आधार पर जो है 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शिवरामन समिति की संस्तुति पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये लागू कब किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1878 में। 1878 में ये लागू किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है ये लागू किया गया था। और 1882 में जो है किसने इसको रद्द किया था या निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। और ये क्या था, ये अधिनियम जो है ये स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित जो समाचार पत्र थे उन पर नियंत्रण लगाने के लिए जो है इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा 1882 में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको निरस्त किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द रामोसी मूवमेंट टेक प्लेस। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। तो देखिए, रामोसी आंदोलन या रामोसी विद्रोह इसको कहा जाता है। रामोसी विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो है क्या हुआ था, रामोसी विद्रोह या रामोसी आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1822 से 1829 के बीच हुआ था। 1822 से 1829 के बीच जो है भारत में रामोसी आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नेतृत्व किया गया था चित्तूर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये आंदोलन जो है ये ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों के खिलाफ जो है ये आंदोलन था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द वैदिक पीरियड द गॉड सोम इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड टू होम। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है। तो वैदिक काल में जो सोम देवता थे, सोम देवता को जो है वनस्पति का देवता माना जाता है। किसका, वनस्पति का देवता माना जाता है सोम देवता को। आंसर हो जाएगा गॉड ऑफ वेजिटेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द थर्ड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। कौन थे, संभवनाथ जो है ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। और इनका जो चिन्ह था वो क्या था, घोड़ा। इनका चिन्ह क्या था, घोड़ा था। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं, ऋषभदेव हुए हैं। दूसरे तीर्थंकर पूछा जाए तो अजीतनाथ आंसर हो जाएगा। और तीसरे कौन थे, संभवनाथ थे। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान डिड खालसा लैंड डेवलप ऑन द लार्ज स्केल, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, खालसा भूमि जो है ये अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और इसके शासनकाल में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, क्योंकि इसने जो है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कई सुधार किए थे। जैसे कि इसने भूमि को मापा था और उसका राजस्व तय किया था। राजस्व का जो भुगतान था ये नगद करने की व्यवस्था भी इसी के द्वारा की गई थी। तो भूमि से संबंधित जो है इन्होंने कई सारे सुधार किए थे, इसी वजह से खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी इनके शासनकाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द ऑथर ऑफ तबकात ए नसीरी, तबकात ए नसीरी के लेखक कौन थे। तो तबकात ए नसीरी जो है ये लिखी गई थी मिन्हाज उस सिराज ने। इसके द्वारा? मिन्हाज उस सिराज के द्वारा जो है तबकात ए नसीरी लिखी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द हीमोसाइटोमीटर यूज्ड फॉर, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हीमोसाइटोमीटर का उपयोग जो है ये ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? ब्लड सेल्स को यानी कि रक्त कोशिकाओं को काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ वोट, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें C14 यानी कि कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 क्या है? ये कार्बन का एक समस्थानिक है। इसका जो डिके है, इसके डिके की जो रेट है उसका उपयोग करके जो है इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनकी एज डिटरमाइन की जाती है। तो याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉसिल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इकोनॉमी रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर पूछा है, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व में पहला स्थान रखती है। तो देखिए आंसर हो जाएगा चाइना। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है विश्व में पहला स्थान किसका है? चाइना का है। दूसरे नंबर पे किसका नंबर आता है? तो USA का आता है। और तीसरे नंबर पर आता है अपने प्यारे भारत का। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच 5-year प्लान डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वॉज गिवन द हाइएस्ट प्रायोरिटी, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। कब से कब तक थी ये? तो 1992 से 1997 तक जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए पूर्णा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती और मानेर जो है ये भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सबरी और प्रवरा, ये क्या है? ये कुछ गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। मंजीरा हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा
और पेनगंगा हो जाएगा। ये क्या है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। लेकिन कोयना जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज मेन कोस्टल बॉर्डर, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है ये है हमारी 6100 किलोमीटर। इसमें जो आइलैंड्स हैं वो सम्मिलित नहीं है, मुख्य तटीय सीमा है ये, इसकी लंबाई होती है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रॉप इज़ ग्रोन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो ये उगाई जाती हैं लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स क्या होते हैं, लेग्यूम्स जो फली वाली फसलें होती हैं उन्हें कहा जाता है लेग्यूम्स। जैसे कि जो हमारी दालें हैं, दालें किस में आती हैं, सभी दालें जो हैं ये लेग्यूम्स में आती हैं। तो याद रखिएगा, लेग्यूम्स जो है ये उगाई जाती है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसमें दिया है ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द जो है ये दालों में आता है, लेग्यूम्स में आता है, तो ये उगाई जाती है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अटेन्स द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इकोसिस्टम होता है इसमें उच्चतम यानी कि हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल जो है ये कौन प्राप्त करता है, ये प्राप्त करते हैं ओमनिवोर यानी कि सर्वाहारी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ओमनिवोर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ए ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर, ट्रांसफॉर्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है ये केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर सांग्यून कम टू इंडिया, चीनी यात्री सांग्यून भारत में कब आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी यात्री ये जो सांग्यून था, सांग्यून जो है ये 518 ईस्वी में जो है भारत आया था। और ये भारत में क्यों आया था, तो बौद्ध ग्रंथों की खोज में जो है ये 518 ईस्वी में भारत आया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था यानी कि जैव विकास था, इसको सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैमार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच मटेरियल इज द इंडेलिबल इंक यूज्ड ड्यूरिंग वोटिंग मेड, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मतदान के समय जो स्याही इस्तेमाल की जाती है वो किस पदार्थ से बनती है, तो ये बनती है सिल्वर नाइट्रेट से। किससे बनती है, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है जो मतदान में इस्तेमाल की जाती है स्याही। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड आर्य इज मैंशनड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वेद हैं वो कौन कौन से हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें पूछा है आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो आर्य शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है 36 बार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, इलेक्शंस टू पंचायत्स इन स्टेट आर रेगुलेटेड बाई, राज्य में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा विनियमित होते हैं। तो राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा विनियमित होते हैं। ऑप्शंस हैं ग्राम पंचायत, नगर निगम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।